नमस्कार दोस्तों। अगर इस देश का बेरोजगार युवा परजीवी है, अगर सवाल पूछने वाला युवा कॉकरोच है, तो फिर इस देश का सबसे बड़ा इन तमाम बातों का जिम्मेदार कौन है? वो लड़का जिसने 4 साल कोचिंग में अपनी ज़िंदगी झोंक दी, या फिर वो लड़की जिसने नीट के लिए रात रात भर पढ़ाई करी, नोट्स इतने बनाए, मॉक टेस्ट इतने दिए, रिटर्न वर्क इतना करा कि उसके इस हिस्से पर इंक के धब्बे पड़ गए और ये हिस्सा अंदर धंस गया। जी हाँ, बच्चे इतना पढ़ते हैं कि हाथ का ये हाल हो जाता है। या फिर हमारे समृद्ध काल का, हमारे विश्व गुरु का सबसे बड़ा कॉकरोच वो सिस्टम है जिसने पेपर लीक होने दिया, डिग्री बांटी, लेकिन नौकरियां नहीं दी। सोचिए एक बार कि असली कॉकरोच कौन है। एक्चुअली ये कॉकरोच नहीं, एक्चुअली ये दीमक हैं जो हमारे देश को खोखला करते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं हमको अंदर से। दोस्तों, भारत के इतिहास में शायद पहली बार सुप्रीम कोर्ट, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति की जुबान से युवाओं के लिए ऐसे शब्द निकले हैं, परजीवी कॉकरोच। और सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है, सवाल उस सोच का भी है जो बेरोजगारी को समस्या नहीं बल्कि बेरोजगार को समस्या मान लेता है। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देंगे, आज हम करेंगे पोस्टमार्टम, जी हाँ, अपने इस विश्व गुरु का, कि आखिरकार अंदर से हम कितने खोखले हो चुके हैं, डाटा के साथ, तथ्यों के साथ और इतिहास के साथ। और आखिर में आपको बताएंगे कि इस देश का एक्चुअल असली कॉकरोच या फिर दीमक कौन है। तो बस सबसे पहले जानते हैं इस पृष्ठभूमि के बारे में कि आखिरकार इसकी शुरुआत कब हुई। जी हाँ, चीफ जस्टिस ने क्या बोला। एक्चुअली चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि कुछ युवा रोजगार नहीं मिलने पर मीडिया, सोशल मीडिया, आरटीआई एक्टिविज्म और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चले जाते हैं और फिर व्यवस्था पर हमला करने लगते हैं। उन्होंने ऐसे लोगों को परजीवी और कॉकरोच टाइप तक बता दिया। अब सवाल यह है कि लोकतंत्र में सवाल पूछना हमला कब से हो गया। जी हाँ, अगर आप सिस्टम से सवाल पूछोगे तो आपको देशद्रोही माना जाएगा। जी हाँ, सोनम वांगचुक के साथ क्या हुआ ये आपको अच्छे से पता होगा। कितने लंबे समय तक वो जेल में रहे थे, कितने लंबे समय के बाद उनको जेल से बाहर निकाला गया। सोचिए ना, अभी हाल ही में अगर विपक्ष के 2 नेता आपस में एक वीडियो बना करके अपने प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं, उनकी वो वीडियो टेक डाउन कर दी जाती है। आपको पता होगा मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी और विजय के बारे में। या उनके पोस्ट को रिमूव करवा दिया जाता है और जो स्वतंत्र पत्रकार हैं उनके चैनल को भी डाउन कर दिया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ 4 PM चैनल की। जी हाँ, ऐसे बहुत लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। जी हाँ, बहुत बड़े बड़े प्यारे प्यारे पत्रकार हैं जो सच्चाई को, ज़मीनी हकीकत को हम तक पहुँचाते हैं, लेकिन उनकी बोलती बंद करने के लिए, उनके चैनल को टेक डाउन करने के लिए किसी भी हद तक गुजरना पड़े, ये सिस्टम गुजर जाता है। असली सच्चाई दोस्तों ये भी है, लेकिन हम कहाँ पे उलझे पड़े हैं? बस हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में उनसे नहीं, हिंदू खतरे में अब सिस्टम से हो चुका है। लेकिन ये बात हमको अभी समझ नहीं आ रही है कि जब तक ना आग हम तक नहीं पहुँचेगी, आग कितनी हानिकारक हमको पता कैसे चलेगा? पता सोचिए, नीट का पेपर जिस बच्चों का, जिस पेरेंट्स का लीक हुआ है, या पेरेंट्स के बच्चों का लीक हुआ है, सोचिए उन पेरेंट्स पर क्या बीत रही होगी। कितने लंबे समय से एक बच्चा तैयारी करता है सिस्टम को करेक्ट करने के लिए। किसी का पेपर अच्छा गया, किसी की कट ऑफ काफ़ी अच्छी जा रही थी, मैक्सिमम क्वेश्चन राइट थे, अब उसे पेपर दोबारा देना पड़ेगा। अब कुछ लोग अंधभक्त ये भी कहते हैं दोबारा पेपर देने में दिक्कत क्या है, जब सिलेबस पूरा कर रखा है उसने, उसके बाद नॉलेज दोबारा पेपर दे देगा वो। आप ध्यान रखिएगा कि क्रिकेट में जो बेस्ट प्लेयर होता है हर बार सेम पारी खेले, सेम रन बनाए अपने हर मैच पर, यह पॉसिबल नहीं हो पाता है। मनोदशा भी कोई चीज़ होती है। चलिए, ये दोस्तों जो अंधभक्त होते हैं उनको ये बात शायद समझ में ना आ पाए, ठीक है, उनको बस ये लगेगा दोबारा पेपर दे दो, पढ़ा तो तुमने है ही, बस ठीक है, दिक्कत क्या है। चलिए वापस आते हैं चीफ जस्टिस के ऊपर। और दोस्तों, अगर कोई युवा आरटीआई डालता है, भ्रष्टाचार उजागर करता है, सिस्टम से जवाब मांगता है, तो वो लोकतंत्र का दुश्मन हो गया, वो देश के लिए खतरा हो गया। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या बेरोजगार होना किसी युवा का अपराध है? वो उसकी एक्चुअली मजबूरी है कि सिस्टम उसे जॉब नहीं दे पाया, इसलिए बड़ी संख्या में लोग ना यहाँ से प्लान कर रहे हैं। जी हाँ, दूसरे देशों में जाकर के जॉब प्राप्त कर रहे हैं। उनको पता कि यहाँ पे जॉब है नहीं, यहाँ पे स्ट्रगल करने से ज़रा फ़ायदा है नहीं, बस यहाँ पे स्टडी करो, स्विच कर जाओ किसी और कंट्री के अंदर। लगातार बड़े से बड़े लोग हमारे देश को छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना अब लाइफ स्टाइल नीलबड़ा सन्नाटा ज़ीरो हो चुका है। सोचिए, जिस देश में नौकरियाँ नहीं हैं वहाँ बेरोजगारों को गाली देना सबसे आसान राजनीति बन जाती है। बस यहाँ का युवा काम आता है इन नेताओं के बस झंडे उठाने के लिए, इनकी रैली में काम आता है बस केवल। कभी देखा है इनके बच्चों को इंडिया के अंदर पढ़ते हुए? सबके नेता विदेश में पढ़ते हैं। सोचिए कि यहाँ पर इन नेताओं को अपने देश की एजुकेशन पर इतना विश्वास नहीं कि हमारा बच्चा सही एजुकेशन अपने देश में प्राप्त कर सकता है। नहीं, इनको भेजना है विदेश में अपने बच्चों को। सोचिए ना,
कंपलसरी करना चाहिए हमारे इंडिया के अंदर कि भैया हर नेता का कोई एक बच्चा फ़ौज में होगा। जी हाँ, कोई भी नेता अपने बच्चों को विदेश नहीं भेजेगा। जब किसी नेता का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा ना, जहाँ पे पंखे टूटे होंगे, ढंग से बैठने के डेस्क नहीं होंगे, डेस्क हिल रहे होंगे, प्रॉपर वेल्डिंग नहीं हो रही होगी, गंदगी बड़ी तगड़ी होगी, तो चलेगा पता उसकी स्कूलों का दर्द आखिरकार है क्या। अगर हम थोड़ा सा बेरोजगारी का स्तर देखेंगे, ध्यान से समझेंगे इसकी तस्वीर को, तो CMIA के मुताबिक 2026 में भारत की बेरोजगारी दर कई महीनों में 6% से ऊपर बनी रही। शहरी युवाओं में बेरोजगारी दर इससे कई ज़्यादा गुना है। सोचिए, लेकिन असली दर्द आंकड़ों में नहीं दिखता है। जी हाँ, असल दर्द वो लड़का है जिसने रेलवे की तैयारी करते करते उसकी उम्र निकल गई, ओवर एज वो हो गया। वो लड़की है जिसने B.Ed किया, C.Tet किया, फिर भी उसको नौकरी नहीं मिली है। दोस्तों, देश में लाखों सरकारी पद आज खाली पड़े हैं, रेलवे में हज़ारों पद खाली पड़े हैं, सरकारी स्कूलों में लाखों शिक्षकों की कमी है, और वैसे स्कूल लगातार अब हमारे क्या हो रहे हैं, अमृतकाल के अंदर शट डाउन हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं। जिस देश में एजुकेशन का ऐसा हाल हो, जहाँ पे स्कूल बंद करवाए जा रहे हैं, वो देश कभी विकसित देश नहीं बन सकता है। हम बात कर रहे हैं विश्व में हमारा डंका बज रहा है, हम विश्वगुरु बन चुके हैं। अरे ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। सोचिए, अदालत में ही हज़ारों जजों की पद खाली है, लेकिन भर्ती बहुत धीमी है। जी आप, पेपर लीक की स्पीड रॉकेट से भी तेज़ हो रही है। पिछले 7 सालों में 70 पेपर लीक होना कोई ये आम आंकड़ा नहीं है। सोचिए, इस देश में वैकेंसी से ज़्यादा तेज़ी से पेपर लीक निकलते हैं। नीट, SSC, पुलिस भर्ती, रेलवे ग्रुप D, शिक्षक भर्ती, कौन सी ऐसी परीक्षा बची यहाँ पे पेपर लीक नहीं होता? कौन सी ऐसी परीक्षा बची बताओ एक बार। एक युवा 2-3 साल तैयारी करता है, 5-6 साल तैयारी करता है, परिवार कर्ज लेकर के कोचिंग की फ़ीस जमा करता है, माँ अपने गहने बेच देती है, बाप ओवर टाइम करता है, फिर पता चलता है कि पेपर लीक हो जाता है। और ध्यान रखिए, 2024 में जो NTA का जो प्रमुख था उसका प्रमोशन कर दिया गया। सोचिए, उसके रहते हुए अगर उस डिपार्टमेंट में वो ढंग से काम नहीं कर पाया, या फिर मतलब उसने बहुत अच्छा कुछ मतलब जिम्मेदारी ढंग से निभा नहीं पाया, तो उसको किसी और डिपार्टमेंट के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। अभी MP के अंदर जो गटर का पानी सप्लाई हुआ, जिसको पीने से मासूम बच्चों की मौत हो गई थी, जो उस पोस्ट पर बैठा हुआ था, उसका किसी और डिपार्टमेंट के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, उसको बना दिया पर्यावरण मंत्री, कुछ ऐसा कुछ पद दिया गया था। आप देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट। और हमारे नेता बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि भैया मंत्रियों के प्रमोशंस होते हैं। भैया मंत्रियों के बिना एग्ज़ाम होने चाहिए। सोचिए, एक सरकारी जॉब में, एक ग्रुप D की जॉब में, एक पियोन की जॉब पर आप प्री मेंस तक करवा देते हो, ठीक है, एग्ज़ाम दो एग्ज़ाम दो एग्ज़ाम दो, बट नेताओं के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। होना चाहिए ना एग्ज़ाम भी। सोचिए, बस एक परिवारवाद चलता आ रहा है। बापू ऊँचे पद पर है तो बेटे को तो सेट कर ही देगा राजनीति के अंदर, करना कुछ नहीं, बस कर पैसा छापना है। यही चल रहा है ना। नीतीश कुमार जी का बेटा, क्या वो इतना कैपेबल है जिसका खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं? आज वो स्वास्थ्य मंत्री बिहार का बना हुआ है। बस क्या है, बप्पू अच्छे पद पर है। ऐसी बहुत लंबी चौड़ी फेहरिस्त है, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पे जो ये आपका ये जो न्यायालय वगैरह होते हैं, यहाँ पे भी काफ़ी सारे अच्छे पद पर जो लोग बैठे हुए हैं, उनको ऑलरेडी कोई ना कोई जानने वाला अच्छे पद पर बैठा हुआ, उसके बिहाफ पर, अप्रोच पर उनको ये पद मिल गया। लेकिन आम जनता इस समय सच में बहुत बुरी तरीके से पिस चुकी है। जी हाँ, और ध्यान रखिएगा कि अब हमारे देश ना, जो हम दिखा रहे हैं कि हमारा बिल्कुल बहुत पीक पर हमारे आंकड़े अच्छे चल रहे हैं, हमारी रैंक अच्छी आ रही है, बट ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। जिस देश के अंदर 80 करोड़ जनसंख्या 5 किलो के फ्री राशन पर पल रही हो, तो वो देश विकसित नहीं कर रहा है। और ये नेता 5 किलो का फ्री राशन दे करके आप तक एहसान नहीं कर रहे। आपका टैक्स का जो पैसा था वो आपको अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं। सोचिए, देश में इतना बड़ा संकट है, हमारे PM मोदी जी ने हमसे अपील करी थी, भैया वर्क फ्रॉम होम करो, ठीक है, खाने का तेल कम इस्तेमाल करो, पेट्रोल डीजल कम जलाओ, यही तो कहा था। आज वो 5 दिन की विदेश यात्रा पे गए हुए हैं, और इस यात्रा का खर्चा कहाँ से आता है? आपके हमारे टैक्स के पैसों से। जो आपको बात वहाँ जाके करनी थी, वो आप सिंपल ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर सकते थे आप लोग। वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है, वो तो अलग बात है, मैंने गलती से बोल दिया फ्लो में। सोचिए ना एक बार, नहीं जाना विदेश है, विदेश यात्रा करनी है। और सोचिए, यहाँ पर वर्तमान की सरकार के मंत्री इस तरह से डंका बजा रहे हैं कि हम देखिए, हम अब मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं, मेट्रो की पूरी बोगी में देखिएगा ध्यान से, आपको लग रहा है कि आम व्यक्ति है, इन्होंने पूरी बोगी बुक कर रखी है क्या? मतलब ठीक है यार, जो है सो सही है। अब हम मैक्सिमम हमारे नेता रीलबाजी में एंगेज हो चुके हैं, बस हमको ब्रेन वॉश करा जा रहा है। बहुत बड़ी जनसंख्या ब्रेन वॉश अपना करवा चुकी है अच्छे से, और कुछ का करना अभी बाकी है, ठीक है। बाकी रही सही कैसे कुछ मूवी आती है मार्केट में, लॉन्च हो जाती है, जो किसी एक पक्ष को सपोर्ट करती है, लोग वहाँ की तरफ स्विच कर जाते हैं। अरे भैया, एक
जानवर में जो घास खाता है उसके दिमाग में और जो खाना खाते हैं उसके दिमाग में कुछ तो फ़र्क होना चाहिए, लेकिन नहीं, वो फ़र्क हमको नहीं दिखाई दे रहा है। अब सोचिए ना एक बार, जो सिस्टम परीक्षा की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है वो युवाओं को परजीवी कह रहा है, कॉकरोच कह रहा है। और सबसे दर्दनाक बात ये है कि कई रिपोर्ट्स में छात्रों के डिप्रेशंस और लाइफ मतलब कि प्राणों का त्याग करने की खबरें लगातार बढ़ते जा रही है। जी हाँ, जैसे किसानों की जो एमएसपी को लेकर के जो किसानों का जो लोन है, जो किसान परेशान होता है, वही हाल इस समय हमारे देश के भविष्य के मतलब कि युवाओं का हो चुका है। सोचिए, पेपर सिर्फ लीक नहीं होता है, हर बार लाखों युवाओं का भरोसा लीक होता है सिस्टम से। अब अगर हम शिक्षा की बात करें, अपने स्कूलों की बात करें दोस्तों, तो प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस आसमान छू रही है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की फ़ीस लगातार बढ़ रही है और एक गरीब परिवार पहले राशन खरीदेगा या बच्चों को लाखों की पढ़ाई करवाएगा। सोचिए, भारत में आज भी हमारे समृद्धकाल के अंदर 80 करोड़ मुफ्त राशन, 5 किलो के मुफ्त राशन पर निर्भर होते हैं। महंगाई लगातार आम आदमी की कमर तोड़ रही है। बस मोदी जी की अपील ये है कि ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, ऐसा करो, पैसा बचाओ और ये निकल जाए विदेश यात्रा पर। चलो ठीक है भैया, कुछ लोग बोलेंगे भैया वो नहीं जाएगा तो हम जाएंगे क्या? सोचिए एक बार, भैया वो देश का पीएम है, लेकिन वो खर्चा किसके पैसों पर कर रहा है? सोचिए एक बार। तो सवाल दोस्तों बिल्कुल सीधा है कि जब गरीब पढ़ ही नहीं पाएगा तो नौकरी तक पहुँचेगा कैसे? और जो व्यक्ति अगर गलती से पढ़ गया ज़रूरत से ज़्यादा तो वो सवाल पूछेगा, वो चुप बैठेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैक्सिमम युवाओं को एक काम करो कि अनपढ़ रहने दो, स्कूलों की संख्या उस देश से कम कर दो। ठीक है, ना रहेंगे स्कूल, ना होगा बच्चा शिक्षित, ना पूछेगा सवाल। ये है बहुत ही प्यारी निंजा ट्रिक हमारे समृद्धकाल की। पहले शिक्षा महंगी करो, फिर बेरोजगार को कॉकरोच बोल दो। यही तो हुआ ना। सोचिए, एक समय था जब आईआईटी निकालना मतलब ज़िंदगी सेट हो जाना हुआ करता था कुछ साल पहले, लेकिन अब रिपोर्ट ये बताती है कि कई आईआईटीज़ में बड़ी संख्या में छात्रों को प्लेसमेंट नहीं मिल पाता है। यानी कि देश के सबसे प्रतिभाशाली छात्र भी नौकरी के संकट से आज जूझ रहे हैं हमारे समृद्धकाल में अंदर। तो वो क्या सब कॉकरोच हैं, या फिर अर्थव्यवस्था में कहीं बहुत बड़ी दीमक लग चुकी है? असली सच्चाई ये है। सोचिए, आरटीआई कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट, स्वतंत्र पत्रकार जो पूरी ईमानदारी से सवाल उठाए जा रहे हैं, उनकी आवाज़ को बंद करने का प्रयास करा जाता है, उनके वीडियो को टेक डाउन करवा दिया जाता है, यूट्यूब से उनको डिलीट करवा दिया जाता है। ये है हमारा देश। सोचिए एक बार, जैसे कुछ पत्रकार हैं अपने दम पर, सच कहूँ तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जैसे रवीश कुमार हो गए, अजित अंजुम जी हो गए, कुमकुम बिनवाल हो गए, ठीक है, साक्षी जोशी वगैरह हो गए, एक आपके लोकहित के नाम से हैं वो, और ध्रुव राठी वगैरह, ये प्रॉपर आंकड़े आपको प्रस्तुत कर रहे हैं कि यहाँ पर ये चीज़ हुआ। और जो लोग डाटा पे यकीन नहीं कर रहे हैं तो उनके पास में अंधभक्ति की एक बहुत बड़ी पट्टी उनकी आंखों में बन चुकी है, जो शायद नहीं हटने वाली इतनी आसानी से। जी हाँ, नहीं फटेगी इतनी आसानी से जब तक खुद पे नहीं बीतेगी ना। जब खुद का बच्चा किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा, दिन रात एक कर रहा होगा, आंखें उसकी काली हो चुकी है, जो बच्चा कम सो रहा होगा, जब वो पेपर दे के आएगा, उसका पेपर लीक हो जाएगा, तब वो दर्द महसूस होगा। ठीक है, दूसरे के दर्द ना इतनी आसानी से महसूस नहीं होता किसी भी इंसान को। जब अपनी उंगली कटती है ना, दर्द तब पता चलता है कि ये दर्द कितना बड़ा था। सोचिए, और एक बात ध्यान रखिएगा कि एक वो है ना कि आग वाला लगेगी आग तो आएंगे सब घर जद में। ठीक है, राहत इंदौरी जी का वो कहावत आज नहीं तो कल सबके ऊपर फिट होने वाली है। जो लोग चुप हैं, आज नहीं तो कल उनके पे भी आग पक्का पहुंचेगी। और कहते हैं ना कि वो सब मरेंगे जो चुप हैं। कोई भीड़ में मरेगा दब करके, जी हाँ, कोई ट्रेन दुर्घटना में मरेगा, तो कोई भूख से मरेगा, तो कोई बेरोजगारी से मरेगा। जी हाँ, मरेंगे सब जो वो चुप हैं। इसलिए चुप रहना बंद करो, सवाल पूछना स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आप सवाल पूछ रहे हो तो आप जिंदा हो। अगर आप सवाल नहीं पूछ रहे तो बस आप या तो बहुत तगड़ी मात्रा में अंधभक्त बन चुके हो, या फिर आप जिंदा लाश हो। बस जो हो रहा है सब नियति में लिखा है, सब उसकी मर्जी। ठीक है, तो ऐसा भी मत करो भाई। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आरटीआई ने ही देश के कई बड़े घोटाले उजागर किए थे, याद है। और आज का युवा अगर आरटीआई लगाता है तो वो देशद्रोही बन जाता है। सोनम वांगचुक जी के साथ क्या हुआ? सोचिए, उनके ऊपर एनएस लगा दिया गया था, कितने महीनों तक उनको जेल में रखा गया था। वो व्यक्ति जिसका इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान है इनोवेशन के अंदर, उसके दिल पर क्या बीती होगी जब वो जेल की 4 दीवारी के अंदर कैद होगा कि देश ने मुझे ये दिया। मनोदशा उस व्यक्ति की क्या रही होगी
क्या वो चाहेगा इस देश के लिए आगे कुछ करना? ऐसे लोग ना क्या करते हैं, विदेश निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना बेस्ट माइंड की कोई कदर नहीं है। इसलिए हमारे देश के अंदर ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हम मेक इन इंडिया नहीं, हम मेक इन असेंबल बन चुके हैं। बाहर से सामान आता है, हम बस केवल उसके नट बोल्ट कसते हैं, बस हम बनेंगे ऐसे विश्वगुरु। दोस्तों, लोकतंत्र में सवाल पूछना हमला नहीं होता है, बल्कि जनता का आखिरी हथियार होता है। उसी को कुचलने का प्रयास करा जा रहा है आज इस अमृतकाल के अंदर। चलिए अब बात करते हैं हम लोग आम आदमी वर्सेस अपने सिस्टम की। बस देश का आम आदमी अदालतों में सालों चक्कर काटता है, लेकिन बड़े लोगों के केस बिजली की स्पीड से निपट जाते हैं। जी हाँ, ऐसा आरोप लगातार लगता रहा है। जी हाँ, आम आदमी तारीख पर तारीख 2024 में याद होगा जो नीट स्कैम हुआ था, उसमें एक नेता पकड़ा गया था। 4 महीने लग गए उसके खिलाफ चार्जशीट दायर करने के लिए। 4 महीने बाद में क्या हो गया, उसको बेल मिल गई। आज उसका पॉलिटिकल कैरियर तब भी वैसा का वैसा था, आज भी वैसे वैसा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सोचिए, रोज़ अपने प्रॉपर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने वीडियो बनाता है, अपनी पोस्ट डालता है, लगातार वो एक्टिव है। हमारे इस देश के एक बहुत बड़े पद पर भी है। सोचिए ये चल रहा है। आशाराम, राम रहीम, कितनी लंबी चौड़ी फहरिस्त है जिनके खिलाफ बहुत बड़े एविडेंस पाए गए थे, लेकिन उनके पास बहुत बड़ा आ गए बाहर। तो अगर जनता भीड़ में किसी सिस्टम की अव्यवस्था की वजह से जी हाँ पैरों तले कुचली जाती है, उनकी बॉडी नहीं मिलती है, जी हाँ उनको इंसाफ नहीं मिलता है कि आखिरकार व्यवस्था क्यों हुई, लेकिन अमीर व्यक्ति तुरंत छूट जाता है, उसे तुरंत इंसाफ मिल जाता है। इंसाफ छोड़िए और पैसों के दम पर वो कुछ भी कर सकता है। ये हमारा अमृतकाल। याद होगा कुंभ में जो हुई थी भगदड़, जो कुंभ मेला लगाया गया था, उससे पहले क्या कहा गया था कि ड्रोन से पूरी मॉनिटरिंग हो रही है कुंभ मेले की, हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आज भी कई लोगों की लाश नहीं मिली है वहाँ पर। सोचो उस परिवार पर क्या बीती होगी जिसने अपनों को खो दिया। ठीक है, इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है ना, तो आप जितने भी धाम कर लो, जितने भी माला जाप कर लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पहले अपने अंदर इंसानियत लेके आओ। और कहते हैं कि मौक़ों कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे के कैलाश में। और मत यकीन कर इन हाथों के लकीरों पर जिसके बाय बर्थ हाथ नहीं होते हैं, तो उसका क्या होता होगा सोचिए एक बार। सोचिए, कोई व्यक्ति आपके पैरों तले नीचे गिर गया है, आप उसको उठाने की जगह पर अपनी जान बचा रहे हैं पहले, और उसको कुचल करके आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या इस तरह से मोक्ष मिलेगा आपको? ऊपर हिसाब किताब कर्मों का होगा, ध्यान रखिएगा। अगर कर्म अच्छे हैं, टाइम अच्छे हैं, तो यात्रा करो, धाम करो, माला जाप करो, बहुत अच्छी बात है, बट सबसे पहले आप एक इंसान बन जाओ। चलिए अब एक बार वापस आते हैं फिर इस टॉपिक की तरफ। ध्यान रखिएगा, सिस्टम पे एक बहुत बड़ा झोल तो अब स्टार्ट हो चुका है। अब जनता यही पूछती है, क्या न्याय सबके लिए बराबर है? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। अमीर फटाफट बाहर आ जाता है। आपने देखा होगा अभी हाल ही में एक किसी नेता का एक बेटा था, उसने एक स्पीड से गाड़ी चलाई और फुटपाथ पे लोगों को कुचल दिया। बाहर है, बिंदास है, वो अंदर गया नहीं। पूजा खेड़कर देखिए, पूजा खेड़कर किस तरह से उसने अपनी IAS की पोस्ट ली थी फर्जीवाड़े से। उसके खिलाफ आपको पता है क्या हुआ? कुछ नहीं पता। एक नया एपिसोड मार्केट में लॉन्च हो गया। हमारा देश एक्चुअली बिग बॉस का शो बन चुका है, जहाँ पे नया एपिसोड आता है। हम पिछली कंडीशन को भूल जाते हैं, बस इस पे नए पे फोकस कर लिया। हम पिछला भूल गए कि एपिस्टीन फाइल का क्या हुआ। हम नीट पे आ गए, नीट के बाद कुछ नया आ जाएगा। अब ये टॉपिक आ रखा है कॉकरोच वाला, कुछ टाइम पर फिर नया टॉपिक आ जाएगा। बस हम स्विच होते रहेंगे, हम पिछली घटनाओं को भूलते रहेंगे। बस ये हमारा एक्चुअली हैबिट बन चुकी है, हमारे DNA में आ चुका है। गजनी, पिछला भूल जाओ, अरे छोड़ो यार, जो होगा देखा जाएगा। अब नया आ चुका मार्केट में एपिसोड बिग बॉस के घर के अंदर, उसको देख लो। तो देश अब अमृतकाल नहीं, देश बन चुका है बिग बॉस। इसका नाम रख दो बिग बॉस। दोस्तों, जनता ये सवाल पूछती है, तो क्या वो सिस्टम पर हमला है कि न्याय सबके लिए बराबर है या फिर नहीं है? आप खुद सोचिए ना एक बार, क्या चल रहा है देश के अंदर। चलिए अब बात करते हैं असली सवाल पर कि आखिरकार देश का असली कॉकरोच कौन है। वो युवा जो 12-14 घंटे मेहनत करता है, जो कोचिंग फॉर्म सब भरता है, किराया लगाता है, किताबों में अपनी ज़िंदगी पूरी झोंक देता है, आंखों के नीचे बिल्कुल डार्क सर्कल कर लेता है, या वो सिस्टम कॉकरोच है जो टैक्स जनता से लेता है लेकिन बदले में शिक्षा, रोजगार और न्याय देने में फेल हो जाता है और बड़े फ़ख्र से कहता है कि भैया नेताओं का तो प्रमोशन होता है। असल परजीवी वो मानसिकता है, असली कॉकरोच वो मानसिकता है, असली दीमक वो मानसिकता है जो बेरोजगारी पैदा करती है और फिर बेरोजगार को ही दोषी बना देती है।
सो बस इस देश का युवा परजीवी नहीं है, कॉकरोच नहीं है, ये हमारे देश का भविष्य हुआ करता था, जिसको आप लोग आज कॉकरोच कह रहे हो। ये वही युवा है जो सेना में सीमा पर खड़ा रहता है, जो खेत में अन्न उगा रहा है, जो रात भर पढ़ाई कर रहा है, जो घर चलाने के लिए जोमेटो चलाता है, जोमेटो पर जॉब करता है, अपनी बाइक चलाता है, अपनी स्कूटी चलाता है, सड़ी धूप के अंदर, कड़ाके की बारिश के अंदर, जो यूट्यूब पर वीडियो बना करके सच बोलने की कोशिश करता है। यह कॉकरोच युवा नहीं है, कॉकरोच वो सोच है जो सत्ता से सवाल करने वालों से नफरत करती है। और याद रखिएगा, जब व्यवस्था सवालों से डरने लगे तो समझ लीजिएगा कि समस्या जनता में नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर हो चुकी है। बाकी इस टॉपिक पर आपका क्या विचार है? क्या आप भी सच में अमृतकाल को एंजॉय कर रहे हो? किस फील्ड के अंदर कर रहे हो? अपना एक्सपीरियंस आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूं जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।